गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार जो है अरब वासियों ने भारत पर आक्रमण किया होगा, और अरबियों के बाद जो है हमने देखा तुर्की आक्रमण हुआ। और तुर्की आक्रमण में ही हमने देखा कि किस प्रकार जो है गुलाम वंश की स्थापना हुई होगी। और गुलाम वंश की स्थापना के साथ साथ हमने देखा कि किस प्रकार गुलामों ने सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पे अपना स्थापत्य जमाया होगा। उसके बाद हमने बात करी कि जो है दिल्ली सल्तनत में हमने किस प्रकार देखा कि गजनबी आए, गजनबी के बाद गौरी आए, गौरी के बाद हमने देखने को मिला कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश। फिर ऐसे ही पीढ़ियां चलती चली गई। एक पोस्ट बनी उस समय जाकर, जब जब कोई लायक सुल्तान नहीं मिला हमें, तो एक पोस्ट बनानी पड़ी जिसका नाम था नायब ए ममलिकात करके। हमने एक पोस्ट बताई जिसमें हमने कहा वो राजा का जो था वो सुल्तान का संरक्षक हुआ करता था। उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा कि जो है बलबन आए। बलबन भी उसी एक जो है जो तुर्कानी चहलगानी हमने एक आपको प्रथा बताई थी, एक हमने जो है 40 लोगों का ग्रुप बताया था, सलाहकार बताए थे, उसमें से बलबन उभरे। और बलबन ने जब उभरे होंगे तो बलबन के बाद उनके दो पोतों के बारे में हमने कल के वीडियो में अंतिम में बात करते हुए आए कि हमने क्या देखा कि कैसे कैसे कै खुसरो के बाद कैमूर्स ने जो है राजगद्दी संभाली होगी। और राजगद्दी संभालने के बाद उन लोगों ने उस प्रकार कार्य नहीं किया जिस प्रकार जो दिल्ली सल्तनत को चलाना था। इसी कारण जो है कैमूर्स की हत्या कर दी। हत्या करने वाले के बारे में हमने बता दिया था आपको, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में कल के वीडियो में बताया था। एक बार बस 2 मिनट का उसी चीज का कल वाला रिकैप लेंगे, और उसके बाद इसे रफ करने के बाद आगे के बारे में चर्चा करेंगे कि उसने और क्या क्या काम किए। अगर खिलजी वंश के बारे में बात करें तो टाइम पीरियड सबसे कम टाइम पीरियड खिलजी वंश का रहा, और सबसे ज्यादा कार्य हमें खिलजी वंश के ही देखने को मिलते हैं। उसका कारण हमने कल के वीडियो में आपसे कहा कि खिलजी वंश के कारण ही हमने बहुत सारी जो व्यवस्थाएं, बहुत सारी जो पोस्ट हैं, वो खिलजी वंश ने ही चालू करी। और खिलजी वंश ने चालू करने के बाद आज भी भारत और भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी यही सारे कायदे कानून देखने को मिलते हैं हमें। तो ये वंश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हमने इस वीडियो को, इस भाग को, खिलजी वंश को लगभग 2 वीडियो में कंप्लीट करना चाहा। अगर बात करें आज, तो सबसे पहले कल बताया था हमने खिलजी वंश सबसे छोटा वंश है, जिसका हमने जो है टाइम पीरियड 1290 से 1320 बता दिया था। इसके बाद हमने कहा कि एक सेना में जो सेनापति जो बना, तो क्या नाम था उसका, जलालुद्दीन खिलजी था, जिसने मौका पाकर जो है कैमूर्स की हत्या कर दी। कैमूर्स की हत्या कर देने के बाद गुलाम वंश वहां पे खत्म कर दिया इन्होंने, और खिलजी वंश की स्थापना कर दी। और जलालुद्दीन खिलजी को हमने बताया था ये अफगानी मुसलमान था। अफगानी मुसलमान का कारण कल हमने आपको ये बताया था, क्योंकि इसके जो पूर्वज थे वो अफगानिस्तान आके बस गए थे, कहां से, तुर्क से भाग कर आकर, तो इसलिए इनसे अफगानी मुसलमान करके बोला गया। हमने बताया कि जब इसने जो है हत्या करी होगी, किसकी, कैमूर्स की हत्या करी होगी। हत्या करने के बाद इसने अपना राज्याभिषेक कराया दिल्ली के पास किलोखरी में कराया। क्यों? क्योंकि इसे डर था कि क्यों ना कहीं ऐसा ना हो वहीं पे अगर मैं राज्याभिषेक कराऊं तो उसी के जो बलबन की जितनी भी पीढ़ियां चल रही हैं कोई वो मुझे मार दे। और ऐसा हुआ भी था, मैंने आपको बताया था। उदारवादी सुल्तान था ये। उदारवादी की हमने जब आपको एक कंडीशन बताई, वही चीज जैसे कि बलबन की भतीजे ने इसे मारने की कोशिश की है, और अकेले मारने की कोशिश नहीं की है। इसमें कौन था, कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था, जिसका नाम हमने झज्जू सिंह करके आपको कल के वीडियो में बोला था। ठीक, इन दोनों ने कोशिश करी, फिर भी इसने बलबन के भतीजों को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद माफ कर दिया। अब माफ करने का मतलब उदारवादीपन हो गया। जो इसकी हत्या करना चाह रहा है उसे भी उसने माफ कर दिया। उसके बाद अगर हम देखें, कड़ा मानिकपुर के सूबेदार झज्जू सिंह भाग गए। मैंने ये भी बताया था कहाँ भागे, तो मुल्तान भागे। पेपर में बनता है क्वेश्चन। कहीं कहीं अपवाद भी देखने को मिला हमें, कि अपवाद क्या था। कल के वीडियो में हमने अपवाद के बारे में बताया था, सूफी सिद्दी मौला जो बहुत बढ़िया एक खानगाह चलाया करते थे, लोगों को जो है बेसहारा लोगों को खाना खिलाया करते थे, उनकी इसने हत्या करा दी। केवल क्या कि इसके जो है सूफी सिद्दी मौला के खिलाफ जो है किसका, जलालुद्दीन खिलजी के जो है कानों में किसी ने जो है गलत जो है अफवाहें भर दी कि जो है ये आपको मारना चाह रहा है, हिंदुओं के साथ मिलकर जो है ये आपको मारना चाह रहा है, खत्म करना चाह रहा है। इस तरीके से इसने क्या करा है, एक हाथी के पैर के नीचे जो है किसे कुचलवा दिया, सूफी सिद्दी मौला को कुचलवा दिया। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जीवन में हम देखें कि जो घटनाएं नहीं होती है ना, तो कभी कभी क्या लोग होते हैं वो ना एक दूसरे के खिलाफ, अच्छे व्यक्ति के खिलाफ जो है बहुत सारे अगेंस्ट लोग खड़े रहते हैं, और जो सही व्यक्ति होता है उसके खिलाफ जो है या उसके साथ में खड़ा होने वाला बहुत कम मिलते हैं। तो सेम वही देखा हमने, सूफी सिद्दी मौला की बात करें तो ये बहुत अच्छे व्यक्ति थे, इनके साथ में कोई नहीं देखने को मिला, और इन्हें जो है बेकसूर को मार दिया गया। कभी कभी ऐसा इतिहास में देखने को मिलता है, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं कि जिसकी गलती नहीं होती है वो से पनिश मिल जाता है, और जो गुनाहगार होता है वो जो है पनिशमेंट नहीं आ पाता। आपको हमने चाणक्य के समय में भी यही बात पढ़ाई थी। हमने कहा था कि चाणक्य ने जो है, अगर बिंदुसार के बारे में बात करें तो बिंदुसार जब गर्भ में रहे होंगे तब जो है उन्होंने क्या करा, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी को मार दिया चाणक्य ने। केवल बिंदुसार के बचाने की वजह से जो है उन्होंने गर्दन काट दी। ये कहानी हमने आपको सुनाई थी। कहानी सुनाई थी हमने कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो है रोज चाणक्य जो है जहर दिया करते थे उनके खाने में।
क्यों? क्योंकि वो एक इतना प्रतापी राजा बनाना चाहते थे उसे कि कभी भी उसे कोई जहर भी दे दे, उसे मारने की कोशिश भी करे तो नहीं मार पाए। और कारण क्या हुआ बाद में, जब देखा एक बार चंद्रगुप्त मौर्य की थाली में से उनकी पत्नी ने जो है एक निवाला ले लिया, और निवाला लेने के बाद जब खा लिया होगा ना, तो गले से जैसे ही नीचे उतरने वाला था तो उन्होंने एकदम चाणक्य आ गए और चाणक्य ने कटार उठाई और गर्दन काट दी उसकी। और गर्दन काटने के बाद क्या हुआ, वो जो है थोड़ा सा जो है निवाला अंदर को पहुंचा हुआ, और जैसी बूंद अंदर पहुंची, गर्भ तक पहुंची, तो बिंदुसार के जो है माथे पर बिंदु का निशान, नीले रंग का बिंदु आ गया। इसीलिए बिंदु का नाम, बिंदुसार नाम पड़ा उसका। हमने एक कहानी और जोड़ी इसकी कि बकरी के गर्भ में इसे 7 दिन तक रखा गया, बकरी को सार बोलते हैं, इस कारण इसका नाम बिंदुसार पड़ा। ये कहानी भी पड़ी। और अंत में चाणक्य की मृत्यु का कारण देखिए कितना बड़ा हुआ। वही बिंदुसार जिसे सेव करने के लिए जो है इनकी हत्या कर दी, इसकी माँ की हत्या कर दी चाणक्य ने। और कुछ लोगों ने बिंदुसार को भड़का दिया, और भड़काने के बाद चाणक्य इतने बुद्धिमान व्यक्ति का जीवन भी क्या हुआ, जंगलों में जाके बीता एक सन्यासी के रूप में बीता। और अंत में जाके चाणक्य की मृत्यु किस प्रकार हुई कि लोगों ने जो भड़काया करते थे बिंदुसार को, वही भड़काने वाले लोगों ने उनकी झोपड़ी में, कुटिया में आग लगा दी और वो जिंदा जल के मर गए। क्यों? क्योंकि चाणक्य को क्या हो गया था, पैरालिसिस हो गया था। तो जीवन में बहुत सारी स्टोरियां आपको ऐसी देखने को मिलती हैं, बहुत जल्दी आप देखने को मिलेगी, भविष्य में भी बहुत सारी स्टोरियां ऐसी देखने को मिलेंगी आपको जरूर, कि कहीं ना कहीं आपको बाद में पछतावा महसूस होगा कि शायद ये व्यक्ति गलत नहीं था और हमने जो है जो सोचा वो गलती हमसे हो गई। तो इसलिए अपने आप को, जब आप एजुकेशन लेंगे, पढ़ाई करेंगे अच्छे प्रकार से, तो जो है उन चीजों को समझेंगे, समझने के बाद एक एक कथन को जोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। एग्जाम में भी आपको यही करना होगा। तो अपवाद मैंने बता दिया, भतीजा कौन था, इसका भतीजा था, भतीजे के साथ साथ दामाद भी था। इसका कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी को इसने क्या करा, जलालुद्दीन खिलजी ने सबसे पहले कहा कि कड़ा मानिकपुर जो है जगह खाली हो गई है, वहां जाके आप बैठ जाइए, गद्दी पर बैठा दिया। उसके बाद इसने सबसे पहला अभियान, 2 अभियान हमने बताया, 1292 में भिलसा अभियान दक्षिण भारत का पहला अभियान था। अब आपसे पूछेगा दक्षिण भारत पर पहला अभियान किसने करा, यानी कौन जो है दक्षिण भारत पर पहला अभियान करने वाला व्यक्ति कौन था, तो आप बताएंगे कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। या किसके शासन काल में हुआ, तो बताएंगे आप जलालुद्दीन खिलजी के शासन काल में हुआ। अब जो यहाँ से जीत आएगा, जीतने के बाद इसे अवध का नवाब बना दिया जाएगा। किसे बना दिया जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी को। ये कहानी कल बोली थी हमने। उसके बाद हमने बोला 1296 में जाके इसने देवगिरी पर आक्रमण करा, बिना परमिशन के। किसकी बिना परमिशन के? जलालुद्दीन खिलजी की परमिशन के आक्रमण कर दिया, जीत आया वहां से। क्या ये देवगिरी कहाँ पर है? इसे दौलताबाद बोलते हैं, वर्तमान में महाराष्ट्र में पड़ता है। वहां से जीत आया, जीतने के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने इसे बुलाया, बोले आपने बिना परमिशन के मेरे पास जो है क्यों आक्रमण कर दिया इस पर, दक्षिण भारत पर जाकर, महाराष्ट्र के इलाके में जाकर आपने। तो हुआ क्या, वहां पर इसने माफी मांगी, और माफी मांगने से पहले क्या करा इसने, जितना भी धन दौलत लेकर आया होगा वहां के सारे दरबारियों में सबको जो है सोने से जो है मुंह भर दिया उनके, और मुंह भर दिया। और मुंह भरने के बाद क्या हुआ, इससे क्षमा मांगने के बाद जैसे ही इसने इसे क्षमा करा, और क्षमा करते ही उसने क्या करा, उसके पीठ में कटार भोंक दी, और कटार भोंकने के बाद अपने चाचा को या अपने ससुर को मार दिया, और मारने के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ गया। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने देवगिरी से दिल्ली जीती, तो देवगिरी से दिल्ली जीतने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ये बात हो गई थी हमारी। तेजी से आगे बढ़ते हैं। देवगिरी से दिल्ली, अवध का सूबेदार बता दिया। 4000 मुसलमानों की भी कल हमने वीडियो में बात करी कि 4000 मुसलमान, जिसे हम जो है हमने देखा कि मंगोलपुरी दिल्ली में आके बस गए थे। किसके समय में बसे थे आप बता देना? जलालुद्दीन खिलजी के समय बसे थे। इन्हें नवीन मुसलमान करके बोला जाता है। आपसे कभी पूछ ले नवीन मुसलमान कौन है, तो आप बताएंगे मंगोली मुसलमान जो है वो नवीन मुसलमान रहे होंगे। ठीक, आगे समझेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का समय हमने क्या कहा, हमने कहा था ये 1290 में बैठा होगा। जलालुद्दीन खिलजी केवल 6 वर्ष तक रहा, तो 1296 में इसकी हत्या कर दी गई कटार मार के, और 1296 से 1316 तक 20 वर्ष में इसने बहुत ज्यादा काम किया। और काम करने की अगर बात करें हम, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था, मगर पढ़ा लिखा नहीं होने के बाद भी इसने बहुत चालाकियां चली। इसने सोचा कि जैसे मैंने अभी अपने चाचा की हत्या करी है, कोई ना कोई मेरी भी हत्या कर देगा, और हत्या से बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सारी चीजें सोचनी होंगी कि मैं औरों के हाथ में ना दूं, सारी चीजों को अपने हाथ में ले लूं। और अपने हाथ में ले लूंगा तो उससे क्या फायदा होगा मुझे, कि मैं, कोई भी मुझे जो है नहीं मार पाएगा, सारी चीजें मेरे अधिकार में होगी, मुझे पहले ही पता होगा कौन सी स्थिति कब आने वाली होगी। तो इसलिए सबसे पहले इसने क्या करा, जानकारी इकट्ठा करी। जानकारी इकट्ठा करने मतलब कौन कौन से विभाग है, कहां से कितना टैक्स आता है, किस प्रकार जो है शासन चलाया जाएगा, ठीक है, किसे कौन सी पोस्ट दी गई है, सारी बातों की इन्होंने जो है जानकारी इकट्ठा करी। उसके बाद गुप्तचर विभाग बनाई उसने। गुप्तचर विभाग, क्योंकि जानकारी इकट्ठा किससे करता? गुप्तचर विभाग से। खालसा का मतलब हमने बता दिया था, अमीर व्यक्तियों के पास ज्यादा धन हुआ करता था, ज्यादा भूमि हुआ करती थी, तो उस भूमि के जिन पे ज्यादा पैसा है तो वही तो आक्रमण करेंगे राजा के पास।
इसलिए उन्होंने क्या करा, जिन पर अधिक भूमियां थी उनसे भूमियां छीन ली और छीनने के बाद क्या करा, उन्हें सरकारी भूमि बना दी और सरकारी भूमि को ही हम खालसा भूमि बोलते हैं। ठीक है, खालसा बोला गया, ये समझ में आ गया। शराबबंदी पे कल बात करी थी हमने। शराबबंदी में हमने आपसे कहा था कि शराबबंदी करने का कारण ये था क्योंकि शराब एक योजना बनाने वाली सामग्री है, क्योंकि इंसान जब शराब पी लेता है तभी अपनी योजनाएं बनाना जो है स्टार्ट करता है। तो शराबबंदी के बारे में कल डिस्कस कर लिया था हमने। इसके बाद विवाह संबंध पर रोक। विवाह संबंध पर रोक का मतलब हमने ये बताया था कि अमीर व्यक्ति के घर जाके शादी नहीं करेगा, किसी भी तरीके से दो अमीर व्यक्ति आपस में संबंध नहीं बना सकते। ठीक है, अगर बनाएंगे तो पहले इसकी परमिशन लेनी होगी। क्यों? क्योंकि अमीर व्यक्ति संबंध बनाएंगे तो दो अमीर जब एक बार एक साथ जुड़ जाएंगे तो राजा पे आक्रमण करना उनके लिए आसान हो जाएगा, तो इसलिए इस चीज पर भी रोक लगा दी। इसके बाद सेना बढ़ाने का कारण बता दिया था मैंने। अगर आपको शासन सही चलाना है तो सेना बढ़ानी होगी जिससे कि कोई आप पर आक्रमण ना करे। सेना बढ़ाने के साथ साथ उसने क्या करा, बाजार पर नियंत्रण करा। बाजार पर नियंत्रण करने के लिए क्या करा, महंगाई को कम करा। महंगाई को कम करने के साथ साथ रुपए का जो है मूल्य भी गिरा दिया उसने। ये सारी बातें बताई थी। एमआरपी तय इसने ही करा है, जो आज भी हर एक चीज का एमआरपी चल रहा है। एमआरपी तय करना, मंडी विभाजित करना, जैसे दासों की मंडी अलग थी, सब्जियों की मंडी अलग थी, पशुओं की मंडी अलग थी। ये सारी चीजें हमने कल के बारे में बताई थी। भ्रष्टाचार खत्म करने में भी मैंने आपको बताया था भ्रष्टाचार किस प्रकार खत्म किया गया। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए इसने क्या किया, इसने जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया था मैंने कि 1 रुपए में अगर कोई वस्तु 1 किलो आ रही है और कोई इंसान क्या कर रहा है, उसे 1 किलो 1 रुपए में देने की बजाय 2 रुपए में दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसने क्या करा, 1 रुपए की बेईमानी करी और 1 रुपए की बेईमानी में उसने 1 किलो चीज बचा ली। अब 1 किलो चीज बचा ली, इस कारण जो है उसने क्या करा कि ये बोल दिया, बोले कि जितना तुम बेईमानी करोगे उतना तुम्हें शरीर का मांस देना होगा, इसलिए 1 किलो मांस आपको अब देना पड़ेगा। ये सारी चीजें बताई। भ्रष्टाचार बता दिए। केंद्रीय सेना का मतलब बताया मैंने आपको, क्यों? क्योंकि सेना युद्ध लड़ने जाया करती थी तो इसने सेना रखी और सेनाओं के भी हुलिये लिखवाए। क्यों लिखवाए हुलिये? क्योंकि रोज युद्ध हुआ नहीं करते थे, 5-5, 10-10 सालों में, 20-20 सालों में जाके युद्ध हुआ करते थे। तो जब तक वो जो है सेना पैसा लिया करती थी और घर पे बैठ के आराम किया करती थी, और आराम करने में शरीर बेकार हो जाया करते थे उसके, तो वो बाद में क्या करते थे, अपने दासों को, अपने गुलामों को या अपने जो है बेटा बेटियों को इनमें जो है आगे युद्ध के लिए खड़ा कर दिया करते थे, जिन्हें युद्ध की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं हुआ करती थी। इसके बाद सैनिकों का हुलिया मैंने बता दिया। घोड़ों को दागने की प्रथा मैंने बता दी थी, क्योंकि हर एक सैनिक को एक अरबी घोड़ा दिया जाता था। और अरबी घोड़े की अगर हम बात करें तो हमने ये देखा कि अरबी घोड़े की कीमत ज्यादा हुआ करती थी और उस अरबी घोड़े को ये बेच दिया करते थे, और बेचने के बाद मरियल घोड़े जो है बाजार से खरीद लिया करते थे, जिनकी कीमत बहुत कम हुआ करती थी। इस कारण जो है घोड़ों को दागना स्टार्ट किया गया, प्रथा स्टार्ट करी। सबसे पहले आगे की बात, अब आगे क्या क्या हुआ हम पढ़ रहे हैं इस समय। अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी, देखिए एक बात और, एक क्वेश्चन आपसे लिखते लिखते याद आया। इसका ना बचपन का नाम पूछा जाता है कि इसका बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे इसका नाम था अली गुरसाए। एक बार पेपर में पूछा गया है, कहीं मैंने पढ़ा था तो मैंने आपको बता दिया, इसका नाम अली गुरसाए या गुरसाए अली करके कह सकते हैं। और मैंने कहा इसका टाइम पीरियड अभी मैंने आपको पीछे भी बोला, फिर बता दे रहा हूँ, 1296 में ये बना था और 1316 तक 20 वर्ष तक रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, यहीं से क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। सबसे छोटा वंश है, कौन सा है? खिलजी वंश है। ये बात हमने करी थी। देखिए अब आगे की बात करें, इन्हें दिल्ली सल्तनत पर बैठा हुआ था। ये दिल्ली सल्तनत के साथ साथ इसने बहुत सारे इलाके जीत लिए, जैसे मैंने कहा मुल्तान हो गया, सिंध हो गया, लाहौर हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। ये सारे इलाके इसके पास थे, बट 2 इलाके इसके पास नहीं थे। तो 2 इलाकों में इसमें क्या करेगा, ये बहुत तेजी से आगे को युद्ध करना स्टार्ट करेगा, जिसमें मैंने बताया गुजरात हो गया एक आपका, तो गुजरात में करेगा। गुजरात के साथ साथ हम अगर बात करें राजस्थान, तो गुजरात और राजस्थान में अब अभियान चलाएगा। और यहां से देखिए कहानियां आएंगी, यहां से ही बहुत सारी कहानियां आएंगी, फिर पढ़ने को मिलेगा हमें। हमने अभी पीछे पढ़ा था सोमनाथ मंदिर के बारे में, अब फिर देखने को मिलेगा कि आपने सोमनाथ मंदिर में वो तो देख लिया कि किसने 16 बार उस पर 16वां युद्ध आक्रमण करा, 15 युद्धों से भी ज्यादा पैसा इकट्ठा करके गया। फिर हमने ये नहीं देखा कि सोमनाथ मंदिर पे क्या किसी और ने भी आक्रमण किया था। शायद ये बात आपको पता नहीं होगी, अब मालूम पड़ेगी। अलाउद्दीन खिलजी ने भी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ठीक सॉरी, गुजरात के राजा की बात करें तो सबसे पहला अटैक होगा गुजरात के राजा पे। ठीक, गुजरात के राजा पे अटैक होगा, और वहां का अगर राजा की बात करें तो उसका नाम था राय कर्ण बघेल। राय कर्ण बघेल एक राजा था। ठीक है, इसका युद्ध होता किससे? अलाउद्दीन खिलजी से होता। और जैसे ही से मालूम पड़ी कि जो है क्या हुआ कि राय कर्ण बघेल को पता चली कि अलाउद्दीन खिलजी मेरे ऊपर आक्रमण करने आ रहा है, ये नालायक ने युद्ध ही नहीं लड़ा और भाग गया।
और जब ये भाग गया होगा तो भागने के बाद क्या करा, अपनी बेटी को तो साथ ले गया। इसकी बेटी का नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो बेटी का नाम था देवल देव, देवल देव। और इस नालायक ने बेटी को तो लेकर भाग गया और पत्नी को वहीं छोड़ गया। और इसकी पत्नी का नाम पूछिए तो पत्नी का नाम बताएंगे आप कमला देवी। पत्नी का नाम था कमला देवी, उसे छोड़ गया। अब जब ये अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करने आएगा तो आने के बाद क्या करेगा, पत्नी को इसकी हत्या लेगा वो, तो पत्नी पर कब्जा कर लेगा इसकी। और ये भागा कहां, आपसे ये भी पूछा जाएगा, गुजरात का है और भागा कहां है, ये दौलताबाद महाराष्ट्र में भागे, वहीं देवगिरी में। ये याद रखना, ये कहानी अभी आगे जुड़ेगी। अब ये जो भाग गया है, ये भागने के कारण भी युद्ध होगा आगे जाकर। तो अभी तक तो कुछ नहीं। अब क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले गुजरात और राजस्थान पर इसका कोई भी जो है किसी तरीके से अधिकार नहीं था, तो अधिकार नहीं होने की वजह से गुजरात की तरफ को बढ़ा। और गुजरात में राजा बैठा हुआ था रायगढ़ महल, और वो भाग गया। भागने के बाद अपनी बेटी देवल देव को देवगिरी महाराष्ट्र ले गया और वहां जाके बस गया, राजा की शरण में पहुंच गया वहां के राजा की। और पत्नी को कमला देवी को वहीं छोड़ गया। कमला देवी इनकी गिरफ्त में आ गई, इनके कब्जे में आ गई। ठीक है। और गुजरात जब पहुंचा है तो इसका मतलब सोमनाथ मंदिर लूटा होगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि सोमनाथ मंदिर लूटने वाला एक और पढ़ा दिया हमारे सर ने। कौन था सोमनाथ मंदिर लूटने वाला? अलाउद्दीन खिलजी ने भी सोमनाथ मंदिर को लूटा है। दूसरा कारण बताएं अब आपको। देखिए, जब यहां से खजाना सोमनाथ मंदिर से लूटा होगा तो जितना भी धन था, तो धन बटा वो 20/80 में बटा। इस तरीके से समझिए, पहले क्या बटा करता था, पहले बात करें वो 80/20 में बटा करता था। क्या मतलब है इसका? देखिए हुआ क्या, जितना भी 100% धन आया करता था, तो पहले क्या हुआ करता था, 80% तो सेना में बटा करता था और 20% राजा रखा करता था। अब इसने अलाउद्दीन खिलजी ने उल्टा कर दिया, 20% तो क्या कर दिया, सेना के पास कर दिया और 80% राजा के पास कर दिया। समझ में आई बात? तो इसी बात से क्या हुआ, इसकी सेना में ना मंगोल थे, मंगोली। तो जो मंगोली सैनिक थे उन्होंने ना आवाज उठाई इस बात की। मंगोली सैनिक ने क्या करा, विद्रोह कर दिया कि बोले कि जो है जितना युद्ध हम लड़ रहे हैं और हमें केवल 20% मिल रहा है और आप जो है 80% रख रहे हो। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या बताया, मंगोली सैनिकों ने इससे आवाज उठाई और आवाज उठाने के बाद इसने क्या करा, अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंगोल सैनिकों को पकड़ने की कोशिश करी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, इसने मंगोल सैनिकों ने इनके खिलाफ आवाज उठाई और पकड़ने की कोशिश करी। और मंगोल सैनिकों ने क्या करा, ये भाग गए वहां से। और भागने के बाद ये कहां बच गए, अब ये राजस्थान पहुंच गए। और राजस्थान तो ये पहले ही चाह रहा था पहुंचना, अलाउद्दीन खिलजी। और जब ये राजस्थान पहुंच गए तो राजस्थान में किस राजा ने शरण दी, उसको उदारवादी राजा था, उसका नाम था हमीर देव। हमीर देव ने इसे शरण दी थी मंगोली सैनिकों को। और मंगोली सैनिकों को शरण दी थी, तब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, इससे हमीर देव से कहा कि हमारे जो सैनिक हैं तुम्हारे यहाँ बस गए हैं, उन्हें वापस कर दो। मगर इसने वापस नहीं करी, इसने वापस नहीं करा। कोई बात नहीं, कई बार इससे मांगा गया, नहीं वापस करा। तब जाके इन्होंने देखा कि इस किले पर आक्रमण करना पड़ेगा, इनके किले पर, इनके हमीर देव के। और हमीर देव के किले पर आक्रमण करने से पहले उन्होंने देखा कई कोई सेना पड़ी रहा करती थी, क्योंकि महलों के अंदर ही इतनी बड़ी व्यवस्था हुआ करती थी कि राजा या उनके साथ में जो रहने वाले हैं या उनकी जो प्रजा है, महलों के अंदर कई कई महीनों का जो है उनके पास राशन हुआ करता था। और कई कई महीने तक कोई दूसरी सेना बाहर पड़ी रहना, वो इतने समय तक नहीं टिक पाएगी। अब ऐसी कंडीशन में अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि मैं क्या करूं, कि मुझे जो है इन सैनिकों को भी लेना है, गुजरात तो जीता है, मैं राजस्थान पे भी विजय प्राप्त करनी है। तो इसने एक सैनिक था, उसका नाम था रणमल। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस सैनिक का नाम रणमल नाम था इसका। रणमल सैनिक था, इसे रिश्वत दे दी इन्होंने। क्या करा, इसे रिश्वत दे दी। और रिश्वत देने के बाद अगर बात करें तो रिश्वत देने के बाद इसने पता कर लिया कि महल की कौन सी दीवार जो है कमजोर है। और जैसे ही इसे पता चला महल की दीवार कौन सी कमजोर है, इसने तुरंत जो है महल पर आक्रमण कर दिया, दीवार को तोड़कर अंदर घुस गए। अंदर जैसे ही घुसे होंगे तो मारकाट करना स्टार्ट कर दी। और मारकाट करना जब स्टार्ट करी होगी और वहां के जब जो है महिलाओं को पता चला कि जो है अलाउद्दीन खिलजी करके जो एक शासक आ गया है, दिल्ली सल्तनत पे जो बैठा करता था, और वो यहाँ पे आके सबको मार देगा, तो महिलाओं ने यहाँ पे ना हजारों की संख्या में जौहर करा। तो आपको ध्यान रखना, यहाँ भी जौहर देखने को मिला है। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जाएगा कि आपसे कि राजस्थान में जौहर किसके समय में हुआ है, तो आप बताएंगे राजस्थान में जौहर किसके, अलाउद्दीन खिलजी ने जो करा था। क्या कारण था युद्ध का कारण मैंने आपको बता दिया। तो बताया था लगभग 3000 किसान मारे गए थे उस समय। और ये बात किसने बताई है,
तो ये अगर आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे। अमीर खुसरो ने इस बात को अपनी किताब में लिखा है कि जो है इतना बड़ा नरसंहार हुआ कि 3000 सैनिक भी मारे गए उसमें, वो 3000 किसान मारे गए, हजारों की संख्या में महिलाओं ने जौहर कर लिया। यहीं पे अगर बात करें तो कमला देवी की बात स्टोरी अब स्टार्ट हो जाती है। अब वहां से जीता है, जीतने के बाद कमला देवी ने कहा, बोले कि जो है मुझे अपनी बेटी से मिलना है। अब बेटी से मिलने के लिए कमला देवी ने इससे कह दिया कि मुझे अपनी बेटी से मिलना, और बेटी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहाँ पे? देवगिरी में। तो अब ये दक्षिण भारत जाएगा, वहां पे आक्रमण करेगा और वहां पे जीतेगा। जीतने के बाद वहां के दक्षिण भारत में क्या हुआ करता था, उनकी लैंग्वेज बड़ी अलग हुआ करती थी। तो वहां पे दिल्ली सल्तनत का कोई भी राजा बैठा नहीं करता था, जाकर वहां पे बैठा नहीं करता था। वो वहां पे दक्षिण भारत का जो राजा था उस समय राजा था राजा रामचंद्र देव। तो इससे क्या करेंगे, ये मित्रता कर लेगा। मित्रता क्यों करेगा? वो मित्रता इसलिए करेगा कि मैंने जीत तो लिया, मैं आपको ये दोबारा से राजपाट दे दे रहा हूँ और यहाँ से आप टैक्स इकट्ठा करके, सब कुछ टैक्स वगैरह इकट्ठा करके आप मुझे देंगे वापस। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उसने क्या करा, जब मित्रता कर ली तो मित्रता के करने के बाद उसने सोने का छत्र दान दिया है। ये भी ध्यान रखेंगे, सोने का छत्र, छत्र वगैरह हमने देखा भी होगा दक्षिण भारत में बहुत देखने को मिलते हैं। और इस बात पे जब सोने का छत्र दिया होगा तो केवल जो है इसने कह दिया कि आप मुझे दिल्ली सल्तनत पे जो है क्या करना, टैक्स भिजवाते रहना और कुछ मत करना। ठीक है, और जब सोने का छत्र मिल गया होगा तो अलाउद्दीन ने इससे खुश होकर ना इसे एक उपाधि दी है। किसे दी है उपाधि? अभी राजा का नाम बताया मैंने आपको। ठीक है, कहाँ पे करा था? देवगिरी में करा था। ठीक, क्या नाम था राजा का? रामचंद्र देव था। सोने का छत्र देने वाला दक्षिण भारत का रामचंद्र देव। ध्यान रखना, किसे दिया? अलाउद्दीन खिलजी को दिया है। टैक्स लिया करता था अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे कौन सी उपाधि दी? तो राय रायान की उपाधि दी। ठीक है, तो राय रायान की उपाधि दी। ये मैंने आपको जो है ओरल में बता दिया, सभी चीजें लिखी नहीं जाती हैं। आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़े। सेना के बारे में हमने बता दिया बहुत ज्यादा। आगे देखिए, इसके साथ में ना एक व्यक्ति रहा करता था, इसके साथ में एक व्यक्ति रहा करता था, उसका नाम था नुसरत खान। इसका एक वजीर था अलाउद्दीन खिलजी का। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको पढ़ा दूं। क्या नाम था? इसका नाम था नुसरत खान, वजीर रहा करता था नुसरत खान। वैसे इसका पूरा नाम था नुसरत खान, ऐसे उपाधि दी गई थी। ठीक है, और ये वैसे नुसरत खान जलेसरी करके बोलते हैं, ये जलेसरी के रहने वाले थे। जलेसरी आई थिंक इटावा के आसपास कहीं पड़ता है। ठीक है, तो जलेसरी के रहने वाले थे। तो नुसरत खान जलेसरी की बात हो रही है यहाँ पे। नुसरत खान उपाधि दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ये वजीर थे। वजीर के साथ साथ अगर बात करें तो इसने ना अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बहन की शादी भी नुसरत खान से करा दी थी। इस तरीके से रिश्तेदार भी थे इसके। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जब ये गुजरात पे गए थे ना आक्रमण करने अलाउद्दीन खिलजी वगैरह, तो इन्होंने ये वजीर भेजा था उस समय। और जब ये वजीर गया होगा, नुसरत खान जलेसरी पहुंचा, तो वहां पे गुजरात विजय के दौरान ना इसे एक व्यक्ति मिला जिसे नपुंसक व्यक्ति बोलते हैं। नपुंसक यानी हिजड़ा भी बोल सकते हैं आप। उसका नाम था मलिक काफूर। तो वहां से ना ये मलिक काफूर को खरीद के लेके आता है 1000 में। तो मलिक काफूर की स्टोरी की अगर बारे में बात करें तो आप ध्यान रखेंगे, 7वां पॉइंट हो गया। 8वां पॉइंट मलिक काफूर बताया मैंने आपको। मलिक काफूर, इसे हम 1000 दिनारी बोलते हैं। 1000 दिनार में खरीदा गया था, 1000 दिनारी बोला गया इसे। सुंदर था, सुंदर के साथ साथ मैं आपको शरीर भी इसका जो है थोड़ा ठीक ठाक था, उसके साथ साथ जो है बुद्धिमान बहुत था ये। और जब बुद्धिमान रहा था इसने ना बहुत सारे जो है, जब ये यहाँ से जीत के चला गया होगा, गुजरात से जीत के चला गया, तब इसने किसने? नुसरत खान जलेसरी ने मलिक काफूर को गिफ्ट दिया। मतलब मलिक काफूर को जो है किसे दे दिया? अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया तोहफे के रूप में। और तोहफे के रूप में अलाउद्दीन खिलजी को दे देगा, और ये अलाउद्दीन खिलजी भी इस पर इतना विश्वास करेगा। बाद में इसने बहुत सारे युद्ध लड़े मलिक काफूर ने। मलिक काफूर की अगर बात करें, बहुत ज्यादा मतलब युद्धों में जो है, जैसे गुजरात में एक बार 1299 में भी युद्ध हुआ है, तो उसमें भी जाके इसने जो है क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी मृत्यु के बारे में भी जो है अगर हम जाने, किसकी मृत्यु के बारे में, अगर नुसरत खान के बारे में बात करें, तो ये रणथंबोर में ना 1301 में एक युद्ध हुआ है। तो उस युद्ध में ना रणथंबोर की किलेबंदी कर रहे थे, घेराबंदी कर रहे थे वहां पर। तो घेराबंदी के दौरान इसके नुसरत खान की जो है, नुसरत खान की मृत्यु देखने को मिलती है। ठीक, ये मलिक काफूर बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये दक्षिण भारत में भी कई अभियान चलाए, और दक्षिण भारत में जब कई अभियान चलाएगा तो क्या होगा, ये वहां से ना कोहिनूर हीरा भी जीत कर लेकर आएगा। कोहिनूर हीरा, तो आपसे पूछा जाएगा दक्षिण भारत जो तमिलनाडु की खानों से निकला था, तो आप कोई कोहिनूर हीरा कौन लेकर आया है?
तो आप तुरंत बता देंगे कि कौन लेके आया, मलिक काफूर लेके आया। मलिक काफूर कौन था, 1000 दिनारी था। किसने जीता, कौन जो है खरीद के लाया था इसे, नुसरत खान लाया था। नुसरत खान कौन थे, जो अलाउद्दीन खिलजी की जो है कौन थे, बहनोई हो गए, अपनी बहन की शादी करी थी। उसके साथ साथ अगर बात करें नुसरत खान के बारे में, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे ध्यान आ रहा है, मैं आपको बता दूं कि नुसरत खान पहले ऐसे थे जो भारतीय वजीर बने हैं मुस्लिम सल्तनत के अंदर। कोई भी इससे पहले भारतीय नहीं बना था, तुर्की वगैरह बनते थे, तुर्की वगैरह। ठीक, इस पहले भारतीय हैं जो भारतीय वजीर बना होगा। तो इतिहास में एक चीज आपको बहुत याद रखनी है। ये कहानी आपको यहाँ तक याद हो गई होगी। आगे कुछ कामों के बारे में, कुछ बातों को याद करते हैं इनकी। अलाउद्दीन खिलजी को ना अगर हम बात करें, इसने अपने आप को सिकंदर सानी बोला है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को क्या बोला है, सिकंदर सानी। अब सिकंदर सानी का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं। सिकंदर सानी का मतलब था कि मैं जो है द्वितीय सिकंदर हूं। अब द्वितीय सिकंदर, सिकंदर ने क्या करा था, पूरे संसार को जीतना चाहा था, इसने भी पूरे संसार को जीतना चाहा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसने अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहा या सिकंदर सानी कहा है। तो उन्होंने कहा है, किसने ये कहा है, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा जाता है, सिकंदर सानी या दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है। क्या कारण था, ये विश्व विजय चाहते थे, और विश्व विजय के साथ साथ उद्देश्य समझने दो एक बार फिर से। विश्व विजय चाहते थे, विश्व विजय के साथ साथ नवीन धर्म भी चलाना चाहते थे। मैं आपको बता दूं, विश्व विजय चाहता था ये, और विश्व विजय के साथ साथ नवीन धर्म चलाना चाहता था। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अब कभी कभी बात आ जाती है कि सिकंदर सानी तो कहा, इसने दूसरा सिकंदर कहा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी सलाह पर अपने आप को द्वितीय सिकंदर सानी नहीं माना। किसने सलाह करा, तो इसका एक मित्र था, दिल्ली का कोतवाल हुआ करता था, उसका नाम था अलाउल मुल्क। क्या है, अलाउल मुल्क। तो मित्र कौन है, मित्र का नाम आपसे पूछ ले तो आप बता देंगे, अलाउल मुल्क। इसके मित्र ने इसे समझाया, बोले द्वितीय सिकंदर बनना चाह रहे हो आप, अभी आपसे आपकी सेना तो आपकी डिमांड में है नहीं, जब राजा बना था तो ये बोले पहले अपनी सेना तो बढ़ा लो, अपने सेना को अपने योग्य तो कर लो। इतनी तुम्हारे समय में महंगाइयां हैं, तभी तो इसने महंगाई कम करी होगी। देखिए इतिहास मैंने आपसे पीछे भी कहा, मैं जितना भी आपको पढ़ाऊंगा सारी कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ दूंगा एंड में आकर। तो वहां पे हमने देखा था क्यों इसने बाजार नियंत्रण करा, क्यों सेना को भर्ती करा इसने। तो किसके कहने पर कहा, इसका जो मित्र था वो कौन था, दिल्ली का कोतवाल था। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि दिल्ली का कोतवाल था या कौन था। ठीक है, तो दिल्ली कोतवाल से इसके मित्र था। ठीक, द्वितीय सिकंदर सानी। इसके बाद अच्छा, ये जानकारी कहां से मिली है, मैं सिकंदर सानी इसने कहा होगा, तो ये जानकारी मिली है, इसने सिक्के पर लिखवाया है कि मैं द्वितीय सिकंदर सानी हूं, द्वितीय सिकंदर करके लिखवाया है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे किस पे लिखवाया है, सिकंदर सानी इसने किस पर लिखवाया, सिक्कों पर लिखवाया। आगे बात करते हैं, इसने अपने आप को यामीनी उल खिलाफत बोला है, यानी यामिनी उल खिलाफत का मतलब होता है मैं खलीफा का संरक्षक हूं। तो आपसे पूछेगा यामीन उल खिलाफत कौन है, तो यामीन उल खिलाफत का मतलब है खलीफा का संरक्षक होना। उद्देश्य मैंने आपको बताई दी। एक कहानी और जोड़ देता हूं आपको, आपने एक दंतक कहानी सुनी होगी। ठीक है, एक हमारे मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे, तो मैंने देखा वो हमेशा ना वो जोधा अकबर देखा करते थे, हमेशा जोधा अकबर, पूरे दिन जोधा अकबर में व्यस्त रहा करते थे पूरे दिन। तो मैंने उनसे कई बार कहा भी था ये सब दंतक स्टोरियां हैं, आप कहाँ किन चीजों को इनके पीछे पड़े रहते हैं। उसमें दिखाया तो जाता है सही लगभग, उसमें फिर भी ना बहुत सारी चीजों को ना मतलब एक तरीके से मन घड़क बढ़ा दिया जाता है, लोगों की रुचि के उद्देश्य से बढ़ा दिया जाता है। और आपने देखा होगा सीरियल से पहले ना बहुत सारी चीजों को जो है लिख दिया जाता है सीरियल से पहले कि ये जो है काल्पनिक है। तो पद्मावती के बारे में आपने पढ़ा होगा, पद्मावती कौन थी, मेवाड़ के राजा थे रतन सिंह। ठीक है, पद्मावती की बात हो रही है यहाँ पे, पद्मावती। ठीक है, रतन सिंह की पत्नी थी, जिन्होंने जोधा अकबर वगैरह या इस तरीके से कोई भी चीज देख रखी होंगी सीरियल्स वगैरह, उन्हें सबको पता होगी कहानी। ठीक है, ये दंतक कहानी है, मगर मैं उसके थोड़ा सा जो है मैं आपको प्रूफ देने की कोशिश करूंगा। वैसे कह नहीं सकता, किताबें ही बताती हैं दंतक कहानी, मैंने नहीं पढ़ी है, उस समय मैं भी नहीं था। तो रतन सिंह की पत्नी थी ये पद्मावती, बहुत सुंदर बताते हैं इन्हें, बहुत सुंदर थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात हो रही है यहाँ पर। अलाउद्दीन खिलजी ने चाहा इन्हें देखना कि मैं देखूं कितनी सुंदर है ये महिला। तो इसने क्या करा, युद्ध करा किससे, रतन सिंह से। और रतन सिंह से जब युद्ध करा होगा तो युद्ध जो है 1303 से 1305 की घटना है ये। ठीक है, तो ये 1303 से 1305 की घटना है। मैं आपको बता दूं 1303 से 1305 की घटना रही होगी। रतन सिंह का युद्ध होगा, युद्ध में रतन सिंह हार जाएंगे, और हारने के बाद पद्मावती जो है वो जौहर प्रथा से जो है अपने आप को जो है पद्मावती
अपनी आत्महत्या कर लेंगी जौहर से। अब मैंने क्यों कहा दंतक की बात, अभी ये बात कहाँ की चल रही है, 1303 से 1305 की बात चल रही है। देखिए 1540 में अकबर के बारे में जब हम पढ़ते हैं ना, तो अकबर के समय में जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती जब लिखी तो उसमें ये स्टोरी लिखी है। केवल एक ही चीज से साक्ष्य मिलते हैं, तो अब आप बताइए कितनी सत्यता है। क्या 1540 की बात हो रही है, लगभग 250 वर्ष के आसपास की बात हो रही है, क्या 250 वर्ष पहले की स्टोरी जब कोई कहीं से परिणाम लिखा हुआ नहीं था और इन्होंने किसने लिखा, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। तो यहाँ थोड़ी सी दंत कथाएं बोली जाती हैं, यहाँ इतिहास थोड़ा सा डालमडोल हो जाता है। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ये बात क्लियर हो गई होगी कि आपको। अब एक कहानी, एक क्वेश्चन और क्लियर हो गया आपको कि मलिक मोहम्मद जायसी किसके जो है शासनकाल में थे, तो अकबर के थे। या मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती लिखी, एक और ये बात क्लियर हो गई आपकी। ठीक, ये बात आपको क्लियर हो गई हो। यामुनी उल खिलाफत का मतलब मैंने बता दिया, खलीफा का संरक्षक भी इन्होंने अपने आप को बोला है। चलिए इनके थोड़े से युद्ध के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, और थोड़ी सी इनकी जो है जो कार्य किए उनके बारे में चर्चा करके वीडियो का अंत करते हैं। अंतिम वीडियो देखेंगे इस तरीके से। दक्षिण भारत में अगर हम देखें तो इन्होंने तमिलनाडु में जो है मैंने अभी आपको तमिलनाडु के बारे में मैंने आपको कहा था कि कोहिनूर हीरा निकल के आया खानों से, ठीक है। तो उस समय इन्होंने तमिलनाडु पे जब आक्रमण किया होगा तो काकतीय वंश बैठा करता था, और काकतीय वंश जो बैठा करता था तो तमिलनाडु के आक्रमण को बोला गया है वारंगल आक्रमण, ठीक है। तो तमिलनाडु वाले में मैंने क्या बोला, वारंगल आक्रमण करके पूछेगा आपसे। तो वारंगल आक्रमण जो पूछे तो आप तुरंत समझ जाना यहाँ जो बात हो रही है किसकी, तमिलनाडु वाले की बात हो रही है। और यहाँ पर जो वंश बैठा हुआ है वो काकतीय वंश बैठा है। बहुत इंटरेस्टिंग चीजों को लेके आऊंगा अभी आपके लिए। वारंगल आक्रमण की बात करें, किसने किया है, मलिक काफूर ने किया होगा। अभी मैंने आपको पीछे बताया था, कोहिनूर हीरा कौन लेके आया, मलिक काफूर। कहानी जुड़ गई एक दूसरे से। मलिक काफूर ने आक्रमण किया, ठीक है। राजा ने क्या करा, राजा ने देखा कि मलिक काफूर आ गया और ये तो जो है बहुत ज्यादा मारकाट करने वाले राजा है, मतलब जो है एक सेनापति है मारकाट करने वाला। ये तो अपने जो है राजा के लिए बिल्कुल ही अपने प्राण देने के लिए तैयार रहता है हमेशा, जैसे भगवान राम के लिए हनुमान जी थे हमेशा, है हमेशा के लिए। तो इसने क्या करा, स्वयं को पहले से पराजित मान लिया। इसने स्वयं को पराजित माना तो क्वेश्चन क्या बनता है पराजित में, अब आप ये समझेंगे। क्वेश्चन ये बनता है कि किस राजा ने स्वयं को पराजित मानने पर अपनी स्वयं की सोने की मूर्ति बनवाई और जंजीरों से बांधकर जो है मलिक काफूर के पास भेज दी। यानी हुआ क्या, जहां मलिक काफूर ठहरा हुआ होगा वहां पर इसने क्या करा, एक पैगाम भिजवाया। और पैगाम भिजवाने का तरीका समझे, इसने अपने भार के बराबर, अपनी लंबाई के बराबर सोने की मूर्ति बनवाई और उसे जंजीरों से जकड़वा दिया। और जंजीरों से कैद कराने के बाद राजा जो थे उस समय, राजा आपको पूछ ले तो राजा का नाम बताएंगे, राजा प्रताप रुद्रदेव थे। तो राजा का नाम अगर पूछे तो राजा बता देंगे प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव राजा थे। और इसने अपनी स्वयं की सोने की पूरी मूर्ति बना के और जंजीरों से जकड़ के वहां भिजवा दी। और जैसे मलिक काफूर ने देखा होगा तो वो तुरंत समझ गया, वो समझ गया इसका मतलब, इसका अर्थ क्या है कि राजा ने स्वयं को बंदी मान लिया बिना युद्ध लड़े हुए। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे मलिक काफूर जो है इस तरीके से वारंगल आक्रमण हुआ। और इसके साथ साथ मूर्ति तो भिजवाई है इसने, स्वर्ण मूर्ति, स्वर्ण मूर्ति भिजवाई है। स्वर्ण मूर्ति के साथ साथ एक चीज और, कोहिनूर हीरा भिजवाया, कोहिनूर, ठीक है। इस समय कहाँ है, इंग्लैंड, ठीक। बहुत ज्यादा भागता फिरा है कोहिनूर हीरा। कहां से निकला है, भारत की खान से निकला है। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग बनता है और बहुत पूछता है पेपर में आपसे। अगर आपने खिलजी वंश कल से लेके अगर आज तक सुन लेंगे आप तो खिलजी वंश में से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं अब आपका। एक राजा थे, राजा पांडे, वो कभी नहीं हारे खिलजी से, अलाउद्दीन खिलजी से। क्यों, क्योंकि वो जब देखते थे अलाउद्दीन खिलजी जो है क्या नाम है आक्रमण करने आ रहा है, तो वो ना अपने आप को वहां से ना कैद कर लिया करते थे, भाग जाया करते, कभी गिरफ्त में नहीं आए, उसकी पकड़ में नहीं आए। तो इसलिए आप जी ध्यान रखना, पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सा राजा जो है अलाउद्दीन खिलजी की हिरासत में कभी नहीं आए। तो हिरासत में कभी नहीं आए, उनका नाम था राजा पांडे, कभी हार नहीं मानी। अब थोड़े से इनकी जो है कार्यों के बारे में बात करते हैं और वीडियो का अंत करते हुए चलते हैं। एक पूछा जाता है घराई कर, कि घराई कर क्या है, ठीक है। तो घराई कर पूछा जाएगा आपसे, घराई कर क्या है, आप घराई कर बताएंगे। घराई कर, घराई कर के साथ साथ मैं बता दूं एक चराई कर भी हुआ करता था। तो घराई कर और चराई कर चालू करने वाले, स्टार्ट करने वाले कौन है, अलाउद्दीन खिलजी हैं। घराई कर का मतलब हाउस टैक्स, आज भी चल रहा है देखिए। पटवारी भूमि पर टैक्स लेते हैं,
ये पटवारी कहां से आए? पटवारी अलाउद्दीन खिलजी के समय में चल रहे हैं। देखिए आज भी लेखपाल की पोस्ट, पटवारी की पोस्ट चल रही है, हाउस टैक्स आज भी चल रहा है। चराईकर का मतलब था दूध देने वाले जितने पशु हुआ करते थे उन पर जो है टैक्स लिया करते थे, बिना दूध देने वालों पे नहीं। ठीक, इसके बाद एक पद इन्होंने चलाया, उसका नाम था दीवाने मुफ्त खराज। दीवाने मुफ्त खराज पद क्या था? दीवाने मुफ्त खराज का पद का मतलब था जो कर लेने वाले लोग हुआ करते थे उनके ऊपर एक पद बना दिया गया था कि जिससे कि ये पता रहे कि जो टैक्स इकट्ठा करके लेकर आ रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है वो टैक्स में चोरी कर रहे हो किसी तरीके से। तो दीवाने मुफ्त खराज पद भी पूछा जा सकता है कि दीवाने मुफ्त खराज पद किसने चलाया? तो दीवाने मुफ्त खराज पद बता देंगे आप, दीवाने मुफ्त खराज। इसके बाद एक पद और ध्यान आया, दीवाने रियासत, दीवाने मंडी, सराय आल अदल, ऐसे भी पोस्ट चले। दीवाने रियासत क्या था? दीवाने रियासत था कि पूरे बाजार पर नजर रखने वाला व्यक्ति हुआ करता था कि पूरे बाजार पर बाजार नियंत्रण सही चल रहा है नहीं चल रहा है, कोई बेईमानी भ्रष्टाचार तो नहीं चल रहा है। तो दीवाने रियासत चलाया। मैं आपको ओरल बोलता चला जा रहा हूं, अब अपने आप लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे। दीवाने रियासत, दीवाने रियासत क्या हुआ करता था? पूरे बाजार पर नजर रखने वाला व्यक्ति। एक हुआ करता था सेनाए मंडी। सेनाए मंडी कौन था? ये मंडी पर नजर रखा करता था। सराय ए अदल था। सराय ए अदल क्या हुआ करते थे? न्यायाधीश हुआ करते थे। अब जैसे कि किसी ने भ्रष्टाचार करा तो भ्रष्टाचार करने के बाद किसके पास लाया जाएगा? तो भ्रष्टाचार करने के बाद सराय ए अदल के पास लाया जाएगा जो न्यायाधीश का कार्य कर रहे होंगे। इनके ऊपर भी अधीनस्थ अधिकारी हुआ करते थे। देखिए न्यायाधीश भी आज बने हुए हैं, अधीनस्थ अधिकारी भी बने हुए हैं। ठीक है, उसमें अधीनस्थ अधिकारी दो प्रकार के हुआ करते थे। क्वेश्चन पूछा गया है कि अधीनस्थ अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के समय में कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के। अब दोनों के पूछ ले तो एक का नाम बरीद था और एक का नाम था मुनहिस था। अब बरीद की अगर बात करें तो बरीद हुआ करते थे गुप्तचर अधिकारी जो गुप्तचरों के ऊपर हुआ करते थे, और मुनहिस को क्या करते थे? गुप्तचर। ठीक है, इसके साथ साथ आपसे कभी कहीं पूछ लेगा कि इसने क्या क्या चीजें बनवाई हैं, तो अगर आपसे पूछे निर्माण करवाने में तो आप बताएंगे सीरी बनवाई इसने, सीरी के साथ साथ अलाई दरवाजा बनवाया है। ठीक है, हौज खास इसने बनवाया, 1000 खंबा महल इसने ही बनवाया है। फिर बता दूं सीरी बनवाई है, अलाई दरवाजा बनवाया है, हौज खास बनवाई, 1000 खंबा महल बनवाया। एक यूनिट आपने बहुत पढ़ी होगी, अगर आप किसान पदवी से कहीं से भी आप रिलेशन रखते हैं या आपने कहा किसी ऐसी जॉब में काम करते हैं जिसमें जो है भूमि का जो है नाप वगैरह होती हो, चाहे आप सिंचाई से संबंध रखते हो या आप लेखपाली से संबंध रखते हो, तो एक यूनिट पढ़ी होगी बिस्बा। तो मापक इकाई में बिस्बा किसकी देन है? अलाउद्दीन खिलजी की देन है। इसके समय में दो लेखक रहा करते थे। एक लेखक के बारे में कल भी मैंने वीडियो में चर्चा करी जिसका नाम अमीर खुसरो था, दूसरे का नाम था हसन निजामी। एक अमीर खुसरो थे, एक हसन निजामी थे। और लास्ट में आपको मैं बता दूं कि इसकी मृत्यु के बारे में बता दूं कि 1316 में इसकी मृत्यु हुई है अलाउद्दीन खिलजी की, और मृत्यु का कारण था जलोदर रोग हो गया था इसे, पेट में पानी भर गया था इसके। पेट में पानी का मतलब आप कह सकते हैं लूज मोशन, वर्तमान में जो हम वर्ड यूज करते हैं। तो जलोदर रोग से जो है इसकी मृत्यु हो गई। शायद आशा करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा, सारी बातें मैंने आपको बता दी। वीडियो के नोट्स जरूर बनाएं, याद करें ध्यान से, पेपर को आप इस तरीके से पास करने की कोशिश करें। चीजों को जोड़ेंगे तो आपको सारी चीजें याद होंगी। एक बार फिर से कहूंगा मैं आपको, जो गलती कहीं कहीं जो है इन राजाओं से हो जाया करती थी, इतिहास हमें क्यों पढ़ाया जाता है? अगर हमसे बात की जाए, देखिए हमारे पास इतना, हमारा जीवन इतना बड़ा नहीं होता कि उस जीवन में हम सभी चीजों को जो है अपने ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट करके जो है फील कर पाए। इतिहास पढ़ाने का केवल कारण यही रहा जाता है कि हम उस इतिहास को पढ़ें और उस चीज पर चर्चा करें, और चर्चा करने के बाद उन गलतियों को या उन कामयाबियों से सीखना स्टार्ट करें। इतिहास पढ़ने का केवल एक ही कारण रहता है, हमसे पूछा जाता है कि आप इतिहास क्यों पढ़ते हैं और क्यों पढ़ाते हैं? आप महात्मा गांधी के जीवन, इतना बड़ा जीवन रहा है महात्मा गांधी का कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए, इंग्लैंड रहे, साउथ अफ्रीका रहे, आपने बहुत सारे काम किए महात्मा गांधी ने। अगर आप उस जीवन को जो है हमेशा के लिए आप अपने ऊपर ढालना चाहें तो आप पूरा जीवन उनका व्यतीत नहीं कर पाएंगे। आपको महात्मा गांधी से भी प्रेरणा मिली तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आपको लाल बहादुर शास्त्री जी से भी प्रेरणा मिली होगी, तो लाल बहादुर शास्त्री से भी प्रेरणा मिली आपको। फिर आप लाल बहादुर शास्त्री का जीवन कैसे जी पाएंगे अगर गांधी का जी रहे तो, गांधी जी। और फिर आपको थोड़ी देर में लगा कि अरे इसने तो जो है अकबर ने भी बहुत अच्छे काम किए थे, क्यों ना मैं अकबर के जो है जीवन को जीऊं। तो आप अकबर का जीवन जिएंगे तो किसी और का रह गया होगा। तो इतिहास में इन सभी जीवनों को इसलिए पढ़ना पड़ता है हमें, इन कहानियों को आप जरूर हमेशा जोड़ते रहें जिससे कि आपको हमेशा चीजें याद रहें। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद।